बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन। हम अपने इस कोर्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। हम आज ये पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह हम थ्री डायमेंशनल केस के लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं और उस हवाले से हम इसकी पॉसिबल रेक्टेकुलर कंपोनेंट्स, लॉज ऑफ कोसाइंस और उसके अलावा इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं जो स्पेशली रिलेट करती है थ्री डायमेंशन के साथ। तो उस हवाले से आज का हमारा ये लेक्चर होगा और ये लेक्चर जो है वो हमारी लेक्चर सीरीज का हिस्सा है जो कि मैकेनिक्स वन से रिलेट करती है और दिस इज फॉर द कोर्स ऑफ BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी PHY 301 थर्ड सेमेस्टर एंड फॉल 2021. Here is the lecture outline. In the previous lecture we have talked about स्केलर्स, वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर रेजोल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये डिस्कस किया था कि स्केलर्स और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है और कितनी तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं और कितनी कैटेगरीज के हिसाब से था। हमने उनकी डायरेक्शन के हिसाब से, उनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से और उसके अलावा हमने उनके ऑपरेशंस के हिसाब से बात की थी। नाउ फॉर दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दी वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन। हम थ्री डायमेंशन के अंदर वेक्टर को स्टडी करेंगे और ये स्टडी किया जाएगा कि ये कितने मिनिमम कंपोनेंट्स और मिनिमम डायरेक्शंस रिक्वायर हैं किसी भी एक वेक्टर को थ्री डायमेंशन में एक्सप्लेन करने के लिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर रिजर्वेशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हम किसी भी थ्री डायमेंशन वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ तो फिर हमें कितने मिनिमम कंपोनेंट्स और मिनिमम एंगल्स रिक्वायर होंगे इसके बारे में बात की जाएगी। After that we will discuss about is there any linkage between the angles of the vectors जो उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर। अगर हमारे पास कोई मिनिममली तो दो डायरेक्शंस हो, दो वेक्टर्स हो जो थ्री डायमेंशनल हो तो उनको आपस में किस तरह से ऐड किया जा सकता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। So let's start with the vectors in three dimension. Vector lies in the three dimensional space so that it has the following properties. For example, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर हमने थ्री डायमेंशनल स्पेस फर्ज की है जो कि मुश्तमिल है एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एंड जी एक्सिस के ऊपर। हमने सपोज किया है कि आई यूनिट वेक्टर जो है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है एक्स की डायरेक्शन को एंड जे यूनिट वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है वाई की डायरेक्शन को एंड के यूनिट वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है के जी की डायरेक्शन को। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितनी डायरेक्शन है, एक, दो एंड तीन। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो ये वो स्पेस होगी जो कि थ्री डायमेंशन पे मुश्तमिल है, एक्स वाई एंड जी के ऊपर। और उनकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है, आई जे एंड के यूनिट वेक्टर्स के लिहाज से। तो वी आर सपोजिंग दैट वी हैव अ वेक्टर ए और ये वेक्टर जो है इसका टेल जो है ओरिजिनेट होता है ओरिजिन के साथ और एंड होता है किसी न किसी पॉइंट के ऊपर और उसका हेड यहाँ पे वाक़ है, तो इसको हम थ्री डायमेंशनल वेक्टर कह सकते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर है जो तीन डायमेंशंस के अंदर मुश्तमिल है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशन। और हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर के लिए जो थ्री डायमेंशन हो उसके लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है वो देख सकते हैं। जैसे सबसे पहली है इट हैज थ्री कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेस। जो हमारी स्पेस है उसके तीन डायरेक्शन है तो अंडरस्टूड सी बात होगी कि इसके भी तीन कंपोनेंट्स होने चाहिए। यू कैन सी हियर आल्सो, यहाँ पे भी इसके तीन कंपोनेंट्स बन रहे हैं। इट इज आल्सो along x axis, along y axis and along z axis। आप देख सकते हैं कि x axis इस डायरेक्शन के अंदर है तो इसका ये वाला हिस्सा जो होगा दैट इज कॉल्ड ax कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट जो है इसके पैरेलल होगा दैट इज कॉल्ड ay कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट जो इसके z के अलोंग है पैरेलल है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट इज कॉल्ड दी z कंपोनेंट। तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं एंड इट रिक्वायर्ड थ्री एडजस्टेंट एंगल फॉर्म बिटवीन द ईच प्लेन। तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन बनती है, यहाँ पे टोटल तीन प्लेन्स बन रही हैं। इफ यू नोटिस अबाउट दिस it is basically depends upon the first plane xy plane, we have yz plane and we have zx plane। तो इस हवाले से हमारे पास ये तीन तरह की प्लेन्स भी बन रही हैं तो उसी हवाले से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तीन प्लेन्स के हिसाब से। सो वी हैव फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड द थर्ड एंगल।
तो इसके 3 एंगल भी बनने चाहिए, 3 कंपोनेंट्स हों, 3 एंगल हों, तो तब हम कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम फर्दर जो है वो किस तरह से अपने कंपोनेंट्स और रेजोल्यूशन के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर वेक्टर को डिवाइड करना है 3 हिस्सों के अंदर, और ये ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी है यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। तो ये ऐसी डायरेक्शन है जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के लिहाज से फॉलो कर रही है। तो ये इन दोनों के इन हर एक एक्सिस का म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और उस हवाले से हमारा कोई वेक्टर ए है जो इन 3 डायमेंशन स्पेस के ऊपर मुश्तमिल है, और ए के जो ही 3 कंपोनेंट्स हैं, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, along y-axis and along z-axis. So we have here a 3 components, and we have here a total resultant of vector here which belongs to the 3 components. तो उस हवाले से हमारे पास जो है जो सबसे पहला केस बन सकता है, that is the a vector is equal to a prime plus ay component. तो you can see here कि यहाँ पे AZ और AX का जो रिजल्टेंट लिया गया है, इट इज कॉल्ड दी A प्राइम। तो आप ए भी लिख सकते हैं इसकी जगह, और उस हवाले से हम ये लिख सकते हैं A प्राइम प्लस ए वाई। बट अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो इट कैन बी टेकन इन एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो वी कैन टेक इट एज AX प्लस AY प्लस AZ कंपोनेंट है। तो किसी भी वेक्टर के हमने कितने हिस्से कर लिए जी, AX, AY एंड AZ। AX is basically represents the projection of A along x axis. AY is represented here the projection of y A along y-axis and the part of the A along z-axis. So आप इस हिस्से को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यूँ भी लिख सकते हैं along y यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर एंड k यूनिट वेक्टर। तो इस लिहाज से हमारे पास ये इस तरह से हम कंपोनेंट्स को इस तरह फॉर्म कर सकते हैं। तो उस वाले से हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स बन चुके हैं, इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का सबूत दे रहे हैं। द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज द 3 एंगल्स। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस के हिसाब से एक एंगल बना रहा है, जो कि एक्स और वाई के लिहाज से एक्सप्लेन करता है। तो ए हमने सिंपल ये काम करना चाहिए, आप जानते हैं ए एक्स है, वाई है और जी है। तो हमने ये वाला हिस्सा अगर इस तरह से मूव करते हैं, इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप इस तरह से मूव करेंगे तो इट इज कॉल्ड दी क्लॉकवाइज। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए की पोजीशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और उस हवाले से हम स्टेप बाय स्टेप तौर पे चलते जाएंगे। सो यू कैन नोटिस आल्सो हियर that we have here a first angle which is associated with the x-axis, and it is moving anti-clockwise up to the a vector position. तो आप देख सकते हैं it is called the alpha here. So you can say the projection of A is basically the along x-axis can be written as ax component. तो ये basically ax is equal to a cos alpha हो सकता था, so we rearrange them and make it as cos alpha is equal to ax over a. So we have here ax over a cos alpha, तो उस हवाले से हमारे पास ये cos alpha की वैल्यू निकल आई है। अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो we have ax is equal to a cos alpha बन गया हमारे पास। तो ये x के हिसाब से हमारा पहला एंगल निकल आया। सिमिलरली अगर हम यू कैन सी द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई निकालना चाहते हैं, तो ये जो है ये सेकंड ओरिएंटेशन के साथ लिंक होगा, इट इज कॉल्ड द बीटा एंगल। तो पहला हमारा अल्फा एंगल था, दूसरा हमारा क्या जी बीटा एंगल है। तो ए की प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस होगी तो इट इज कॉल्ड द बीटा एंगल, और ये किसके दरमियान, कौन सी स्पेस के दरमियान बता रही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अलोंग, हियर वी कैन सी दैट इट्स आल्सो लाइज इन द प्लेन एक्स वाई। तो उस वाले से ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो इसको रीअरेंज कर लें तो वी हैव ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा आ जाएगा। सिमिलरली फॉर द थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है दैट इज लॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द एक्सिस। तो उस वाले से ये हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रही है, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। तो वी हैव ए cos gamma is equal to AC over
A. So we can represent here, rearrange them and to show that AZ component is equal to A cos gamma. So in summary, we can say that किसी भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं, that is AX, AY and AZ component. जैसा कि आप यहाँ पे रेड लाइंस के साथ देख सकते हैं. So we have AX, AY and AZ components, as well as we have three angles also, alpha, beta and gamma angles also. तो अगर आप इस एंगल की, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो यही पुराना तरीका जो आप पहले करते आए हैं, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड के तौर पे. एज यू कैन सी हियर, वी इन द फर्स्ट पार्ट यहाँ पे a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर लिखा गया है, जो ये बता रहा है कि दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. सो द important and the new thing is the direction of the third three dimensional angle वेक्टर, और वो तीन एंगल्स हैं जिसपे वो मुश्तमिल है, अल्फा, बीटा एंड गामा. So you can see here in this log we have three different angles, we have three components as well as we have three directions, alpha, beta and the gamma. So इनके जो cos इनवर्स लिए जा सकते हैं और वो हमें आपके पास क्या दिया जा सकता है जी, वो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू को कंप्यूट करने में मदद दे सकते हैं. तो इस तरह से हम किसी भी थ्री डायमेंशनल एंगल, थ्री डायमेंशनल वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसके एसोसिएटेड एंगल्स और उसकी प्रोजेक्शंस भी निकाली जा सकती है. आपको जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली तौर पे इस तरह के हिसाब से दिए जाएंगे. आपको कोई वेक्टर दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है इसकी मैग्नीट्यूड बताएं, इसकी अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन बताएं, इसकी अलोंग वाई एक्सिस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन बताएं और इसकी अलोंग z एक्सिस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन बताएं. तो उस हवाले से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा, बीटा और गामा और उसकी वैल्यूज पूछ रहे हैं. विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अल्फा इसकी पोजीशन बताएं, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इसकी पोजीशन बताएं और विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस पोजीशन बताएं. अगर एक्स एक्सिस के लिहाज से पोजीशन बतानी होगी ए वेक्टर की तो वी विल टेक इट एज अल्फा. अगर आपने वाई एक्सिस के लिहाज से पोजीशन बतानी है तो हम उसको बीटा कंप्यूट करेंगे उसके लिए. अगर हमने z के एक्सिस के हिसाब से या z एक्सिस के बतानी है तो उस हवाले से हम क्या करेंगे जी, गामा कंप्यूट करेंगे. आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस. अगर आप इसमें गौर करें तो हमारे पास यही केस है, तीन कंपोनेंट्स बने हुए हैं और तीन एंगल्स हैं जिसको हमने सपोज कर लिया है कि जो cos अल्फा है, cos बीटा और cos गामा है और जो कि मुश्तमिल होते हैं ax ओवर a मैग्नीट्यूड, ay ओवर a मैग्नीट्यूड एंड az ओवर a मैग्नीट्यूड. इसको हमने L, M एंड N कह दिया है. तो वी आर सपोजिंग दैट देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है. इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कोसाइंस. तो ये जो लॉ ऑफ कोसाइंस है ये बता रहा है कि आपके पास, या दूसरे फॉर्म में इसकी वैल्यूज पुट करें तो वी विल टेक इट एज cos अल्फा स्क्वायर प्लस cos बीटा स्क्वायर प्लस cos गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो उस हवाले से ये cos अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 के बराबर होंगे. तो यहाँ से अगर आप नोट करें कि अगर आप इस लॉ को चेक करना चाहें तो बहुत ईजी है. आप इसका स्क्वायर लें, ए वाई का स्क्वायर ओवर ए मैग्नीट्यूड लें और ए जी ओवर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर लें, तो यू विल हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होल. तो ऊपर भी स्क्वायर ए एक्स मैग्नीट्यूड बन रहा है, ऊपर नीचे भी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस लॉ होल्ड्स. तो इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ कोसाइंस कहा जाता है और ये आमतौर पे थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं. अगर आप गौर करें इसके अंदर, तो अगर आपको दो एंगल्स दिए हों तो तीसरा एंगल निकालना हो तो इस लॉ की बुनियाद से आप ये काम भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वेश्चन के अंदर मैं अल्फा की वैल्यू दे देता हूँ, बीटा की वैल्यू दे देता हूँ और कहता हूँ कि आपने गामा की वैल्यू बतानी है या पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस बताना है, जबकि x एक्सिस की पोजीशन भी दे दी जाती है एंगल की, फिर बीटा भी दे दिया जाता है. तो फिर आपने क्या, कैसे निकाला जाएगा, तो आप इस सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करेंगे और ये इजीली आपको आंसर दे सकता है. तो उस हवाले से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कंपटीशन के हवाले से. सिमिलरली वी कैन गो हेयर फॉर एडिशन ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स. तो जिस तरह हमने टू डायमेंशनल वेक्टर्स को ऐड करने का तरीकाकार सीखा हुआ है उसी तरह से हम थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं और बहुत आसानी से. लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी और ए के हमने तीन कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, एक्स, बी, ए वाई एंड ए जी अलोंग आई जे के रिस्पेक्टिवली. सिमिलरली वी हैव बी वेक्टर
उसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं जी, bx, by एंड bz। देन इनका रिजल्टेंट क्या होगा, r इज इक्वल टू a प्लस b। तो कॉमन सेंस के साथ और कॉमन मैथमेटिक्स के साथ अगर हम देखें तो ax i यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर प्लस az k यूनिट वेक्टर। तो उस हवाले से हमारे पास ये जी bx, by एंड bz। तो i यूनिट वेक्टर और i यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें आप, तो ax प्लस a bx, ay प्लस by एंड az प्लस bz। तो उस हवाले से आपके पास ये वैल्यू रिजल्ट की जा सकती है। तो आर एक्स के बराबर लिखा जा सकता है इसको, आर वाई के बराबर और ए आर वी के बराबर। तो उस हवाले से हम इनके कंपोनेंट्स कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आर एक्स, आर वाई और आर जी के बराबर होगा, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जनरल तरीकाकार के मुताबिक किसी भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जो कि थ्री डिमेंशन पर भी मुश्तमिल हो। तो इस तरह हम इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वेक्टर जो हैं वो आपस में रिलेट होते हैं, और उनके जो केस हैं इनको ऐड करने का तरीकाकार वो वैसा ही है जैसे हमने टू मेंशन केस के अंदर पढ़ा था, सिवाय इसके जी कंपोनेंट की एडिशन के साथ। तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाती है और उस वाले से ये किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हों, मीन्स से 3 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशन अवेलेबल हों और इसके साथ भी अवेलेबल हों, तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे एक जनरलाइज केस इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है जी के z के अलावा अप टू सो ऑन इन द सेम वे, के अलावा z कंपोनेंट के अलावा अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे वो वैल्यूज की तादाद और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे, और उस हवाले से ax, bx, cx अप टू सो ऑन हो जाएगा, आर एक्स, आर वाई, आर जी अप टू सो ऑन होता जाएगा। तो जैसे जैसे कंपोनेंट्स नंबर और वेक्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी एक्सपेंशन भी की जा सकती है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियर बिहेवियर रखते हैं। यू कैन सी दैट आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर दो वेक्टर्स और ऐड हो जाते हैं तो सी एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर और दो डायमेंशन ऐड हो जाती हैं तो वी विल हैव हेयर आर समथिंग एज, उस हवाले से नई डायरेक्शन है तो वो दो और ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इसके दो कंपोनेंट्स भी फर्दर ऐड किए जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर ऑपरेशंस की बात करेंगे। वेक्टर ऑपरेशन जो है उसके अंदर बेशुमार चीज़ें शामिल हैं, जस्ट लाइक वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। एंड मल्टीप्लिकेशन हमारा जो पहला काम होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की जाएगी, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन नौ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि हम चीज़ों को फ़िलहाल अभी आसान ही रखें और उस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी तौर पे आप पूछ सकते हैं, और आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन पूछते हुए बिल्कुल हेजिटेट ना करें, और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये कितना मुख्तसर या कितना छोटा या कितना सादा सवाल है, बल्कि ये सोचें कि इसका हमें क्या इस आंसर से हमें कोई नई डायरेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। सो वी ऑलवेज वेलकम द क्वेश्चंस, एंड वो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो इसके लिए हमने डिफरेंट इंटरेक्टिव सेशन रखे हुए हैं। सो वी विल टेक सम दीज इंटरेक्टिव सेशन ऑन जूम मीटिंग पे भी बात कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बात कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग और वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन क्लियर हुआ होगा, और फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो फिर लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।